हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलो, तो चैप्टर नंबर 16 जिसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे, पादपूतक संवर्धन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 जो है इसका आज लास्ट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, कल भी हमने थोड़ी सी इस टॉपिक के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम उसी टॉपिक को बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझना। इससे पहले जो हमने बात की थी वो भौतिक विधियों के बारे में बात की थी, अर्थात प्लांटों में फिजिकल मेथड के द्वारा किस प्रकार हम जीन का ट्रांसफर करते हैं। ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और उसमें हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बात की, जैसे जीन गन है ना, लिपोसोम मध्यस्थता है, सूक्ष्म इंजेक्शन है ना। तो ऐसी बहुत सारी हमने विधियों की बात की कल वहां पे। ठीक है भाई, तो आज जो हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ट्रांसजेनिक पादपों की उपलब्धि। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको एक डेफिनेशन कराई थी जिसको मैं जीएमओ बोल के चल रहा था। जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीएमओ को हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव भी बोल के चलते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जीएम प्लांट क्या है या जीएमओ जीव क्या है, इनके विकसित होने के चरण लिखो। या आपसे वो कहेगा कि ट्रांसजेनिक पादप क्या है, इनके विकसित होने के चरण लिखो, कि आप एक ट्रांसजेनिक पादप किस प्रकार विकसित करते हैं उसको चरणबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमने 5 उसके स्टेप देखे थे जो कि बिल्कुल अपने जो बायोटेक्नोलॉजी हमने की थी उसी पर आधारित थे, है ना। जैसे सबसे पहले आप वाहक का चयन कीजिए, फिर अपने वांछित जीन को पृथक कीजिए, पुनर्युगज डीएनए बनाइए, और उसे हम किस में बात डाल देंगे, अब एग्रोबैक्टीरियम में। क्यों? क्योंकि हमें स्पेशली प्लांट बनाना है, और जब भी हम प्लांट में कोई जीन को ट्रांसफर करते हैं ना, तो मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? एग्रोबैक्टीरियम को। ठीक है, तो हम एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से ज़्यादातर ट्रांसजेनिक पादप बना रहे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में क्या कहता है कि भाई ये जो ट्रांसजेनिक पादप है, ट्रांसजेनिक पादप का इतना सा आप मतलब समझो। ट्रांस का मतलब क्या है भाई? देखो, बदला हुआ। जेनिक का मतलब जीनी रूप से, कि आपने किसी प्लांट की जीनी संरचना को चेंज कर दिया है, तो बस उसे ही आप ट्रांसजेनिक पादप बोलेंगे। सिंपल। अच्छा, अब वो कहता है कि भाई जितने भी हमारे पास ट्रांसजेनिक पादप है या हम इनको बनाते हैं, इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो उपलब्धि में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो उपलब्धि है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कीट प्रतिरोधकता, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कीट प्रतिरोधकता, तो मैं आपको बता दूं कीट प्रतिरोधकता क्या है। एक इसकी थ्योरी में थोड़ी सी यहां लिखना चाहता हूं, देखिए। वीटी जीवाणु जो मृदा में पाया जाता है
इसका बीटी जीन एक कीटनाशी प्रोटीन का संकेतन करता है जिसे किराई प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन सलभ कीट को मारने में सहायक है, अतः इस जीवाणु से इस प्रोटीन बनाने वाले जीन को पृथक कर कपास में स्थानांतरित किया, जिससे विकसित कपास वीटी कॉटन या किलर कपास कहलाती है, जो गोलक सलभ जिसको बोलते हैं वॉल वॉर्म की प्रतिरोधी है। ठीक है भाई, ये जो आपको थ्योरी दिखाई दे रही है कीट प्रतिरोधकता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रहा हूं, यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि किराई प्रोटीन कहां से प्राप्त की जाती है, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम के जीवाणु से हम किराई प्रोटीन प्राप्त करते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कि गोलक सलभ के प्रतिरोधी फसल कौन सी है। बात को जरा ध्यान से समझो, गोलक सलभ कीट के प्रतिरोधी फसल का नाम बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा बीटी कॉटन या किलर कपास। ठीक है, समझ में आ रही बात। या आपसे पूछ ले कि ट्रांसजेनिक पादपों में कीट प्रतिरोधी फसल कैसे तैयार की जाती है। बात को जरा ध्यान समझो कि या फिर आपसे वो क्वेश्चन दे दे कि एक कपास गोलक सलभ से ग्रसित है, तो आप अच्छी पैदावार के लिए एक इस कीट के प्रतिरोधी फसल कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे भी वो क्वेश्चन दे दे, हमें तो अपना ये टॉपिक याद होना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब जरा इसको ध्यान से समझो। अच्छा, ट्रांसजेनिक पादपों की उपलब्धियां चल रही हैं। उपलब्धियों का सीधा सा मतलब ये बता दूं कि भाई यदि हम ट्रांसजेनिक पादप बनाएं तो इनके हमें क्या क्या लाभ हो जाते हैं। तो पहला लाभ मैं आपको बता दूं कि ट्रांसजेनिक पादप बनाने से या ट्रांसजेनिक पादप कीट प्रतिरोधी भी होते हैं, है ना भाई। ये जो बीटी कॉटन आपने बनाई है, क्या ये ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है? क्या ट्रांसजेनिक ही तो है। समझ में आ रही बात। हाँ, तो देखते हैं हम कीट प्रतिरोधी फसल कैसे बनाते हैं, है ना। हुआ क्या था कि पहले क्या होता था, ये जो बॉलवॉर्म नाम का कीट है, ये क्या करता था कि हमारी कपास का जो फल लगता था ना राउंड शेप में, आप सभी ने देखा है ना। सामान्य देसी भाषा में हम जिसको वन बोलते हैं, वन की फसल, है ना। रुई जिससे निकालते हैं, रुई बिनोला, ध्यान है सभी को, सभी जानते हैं।
अच्छा, तो वो जो इसका फल लगता है कैप्सूल टाइप फल, तो ये क्या करता है, जब वो फल कच्चा होता है तो उसमें छेद कर देता है। अब जैसे ही उसमें छेद हो गया तो उसमें क्या है, कपास नहीं बनती, रुई नहीं बनती। ठीक है, तो हमारी फसल जो पैदावार है वो मतलब संक्रमित हो जाती है, हम घाटे में जाते हैं, है ना। अच्छा, तो एक बार क्या हुआ, एक बीटी नाम का जीवाणु था, बैसिलस थुरिनजेंसिस नाम का जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु के पास क्या देखा गया, कुछ जो ये सलभ थे, इनकी 4-5 प्रजाति जो भी इनको नुकसान पहुंचाती थी, वो इसके पास मृत अवस्था में देखे गए, इनके लार्वा, इनके छोटे बच्चे। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया, यार ये सलभ कीट मरे कैसे। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो मौत है, मौत बोलते हैं इसको, इंग्लिश में मौत भी बोलते हैं सलभ को ना, ये जो सलभ कीट था उसके अंदर से कुछ ऐसा रसायन निकलता है, एक ऐसी प्रोटीन निकलती है जिसको खाकर ये मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगा लिया कि भाई इस जीवाणु के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रोटीन है जो इनको मारने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ बनते हैं वो सभी जीन से बनते हैं, है ना। हर चीज का निर्माण कौन करता है, जीन करता है। तो उस प्रोटीन को जिससे ये मरता है उसको बनाने वाला भी कोई जीन था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने क्या कहा कि भाई बीटी जीवाणु जो मृदा में पाया जाता है, इसका बीटी जीन, इसके पास एक जीन था जिससे मैं बीटी जीन या क्राई जीन भी बोल सकता हूं, एक कीटनाशी प्रोटीन का संकेतन करता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि भाई इस जीवाणु के अंदर एक ऐसी प्रोटीन बनाने वाला जीन है जिसको खाते ही ये सलभ कीट मर जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, यार कैसे भी यदि ये जीन हमारे प्लांटों में ट्रांसफर हो जाए, और सोचो यदि हमारे प्लांट भी इसी प्रोटीन का निर्माण करें, तो भाई गोलक सलभ जो है वो तो खाते ही मर जाएगा इसको, अर्थात उनमें संक्रमण नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब वैज्ञानिकों के पास तो भाई ऑप्शन थे, बायोटेक्नोलॉजी। आप जानते ही हैं कि आप एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से इस जीन को कपास में पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते, पहुंचा सकते हैं ना। जो हमने ट्रांसजेनिक पादप के चरण देखे थे, उन चरणों के माध्यम से आप बताओ एक बीटी कॉटन तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले आप वाहक चुनेंगे। वाहक कौन लेंगे, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, वांछित जीन को पृथक करेंगे तो किससे करेंगे, बीटी जीवाणु से करेंगे। कर लिया बीटी जीवाणु से। लाइसोजाइम एंजाइम लीजिए, उसकी कोशिका भित्ति नष्ट होगी, फिर अपने प्रोटीज लाइपेज डाल के उससे निकाल लीजिए अपने जीन को। समझ में आ गई बात। बस फिर क्या करना है आपको, रूपांतरित प्लाज्मिड बना दीजिए। टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को काटो और अपने वांछित जीन यानी कि क्राई जीन को उससे जोड़ दीजिए। अब वो जो बदली हुई प्लाज्मिड है उसे किस में डाल दीजिए, एग्रोबैक्टीरियम में। ठीक है, अब क्या करना है, कपास का बीज लेना है या प्रोटोप्लास्ट लेना है, कपास का केवल यानी कि कोशिका भित्ति रहित बीज, है ना। और एग्रोबैक्टीरियम लीजिए, उसे संवर्धन प्लेट में डालो, संवर्धन कराओ साथ साथ। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, स्वभाव के अनुसार अपने टीआई प्लाज्मिड को इस प्रोटोप्लास्ट में अंदर प्रवेश करा देगा। अब उस प्रोटोप्लास्ट में क्या थी, मतलब उस प्लाज्मिड में क्या था, क्राइजीन था, है ना। अब वो क्राइजीन युक्त प्लाज्मिड जैसे ही इस कपास के डीएनए से जुड़ेगा तो डीएनए जॉइंट हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही पौधा विकसित होगा तो वो कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन करने के लिए डीएनए की फोटोकॉपी चाहिए, है ना। तो जो क्राइजीन वाला डीएनए था वो भी अपनी फोटोकॉपी करता जाएगा साथ में,
और अपनी प्रोटीन बनाता जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन बनाएगा वो कौन सी होगी? कीटनाशी प्रोटीन होगी। ठीक है, तो जैसे ही ये कपास का पौधा बड़ा होगा तो इस पौधे में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे? क्राई प्रोटीन। अब जैसे ही गोलक शलभ इसको खाता है तुरंत मर जाता है और संक्रमित नहीं हो पाता। तो अब इससे जितने भी बीज हम तैयार करेंगे ना, वो सभी कैसे बीज होंगे? कीट प्रतिरोधी बीज होंगे। तो बस उस फसल का क्या नाम दे दिया? बीटी कॉटन या कलर कपास दे दिया। तो मेरी बात समझ में आई कि आपको नहीं आई कि हम कीट प्रतिरोधी फसल कैसे तैयार कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। समझ में आ गया आज आपको ना? कल मैं थोड़ा जल्दी में था, मैं सोच रहा था हो जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं मुझे लग रहा था ना, इसलिए मैंने आज के दिन ये टॉपिक को सेलेक्ट किया है। ठीक है भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भाई टाइम लगाना चाहिए हमें। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कीट प्रतिरोधकता की? ठीक है, जो मैंने थ्योरी लिखी है डिट्टो आपके पीडीएफ में आपको मिलेगी, वहाँ से आप थ्योरी इसकी तैयार कर लेना। ठीक है, केवल कंसेप्ट समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है भाई, तो पहला उपलब्धि हमने कर ली कीट प्रतिरोधी फसल। अब दूसरी है सेकंड, शाकनाशी प्रतिरोधकता। शाकनाशी प्रतिरोधकता, तो देखिए पहले थ्योरी लिख देते हैं। शाकनाशी फसलों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण का दमन कर उसे मारते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है जो पौधों में EPSPS एंजाइम का दमन करता है, जो एरोमेटिक अमीनो अम्ल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अतः हमने फसलों में इस एंजाइम को बढ़ाने वाले जीन का स्थानांतरण कर शाकनाशी प्रतिरोधी फसल तैयार की हैं, जैसे टमाटर, पेटूनिया। देखिए भाई, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं। दूसरी उपलब्धि क्या है? दूसरी उपलब्धि ये होती है कि हम ट्रांसजेनिक पादपों की सहायता से शाकनाशी प्रतिरोधी फसल भी तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शाकनाशी प्रतिरोधी फसल भी तैयार कर रहे हैं। आप 2 मिनट मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना? एक बार फ्रेश माइंड से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, शाकनाशी होते हैं वो दवाई जिसे हम
खरपतवार को मारने के लिए देते हैं। आप सभी ने देखा है कि जब भी हम गेहूं वगैरह बोते हैं तो उसमें कुछ अवांछित प्लांट उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार हमेशा ही दवाई वगैरह छिड़कते हैं ना, ताकि हमारी फसल बची रहे और खरपतवार वगैरह नष्ट हो जाए। या जैसे हम बाजरे की फसल करते हैं तो उसमें देते हैं। सभी जानते हैं भाई, आप सभी किसान हैं, है ना, मतलब किसानों के घर से हैं। आप तो किसान नहीं है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखिए मतलब क्या है कि पहले जब हम खरपतवार को मारने के लिए दवाई देते थे उस खेत में, तो होता क्या था, उसका एक साइड इफेक्ट था। जो दवाई हमारे लिए वैसे काम की थी, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था। और वो साइड इफेक्ट क्या था कि जैसे ही हम कोई शाकनाशी दें फसलों में, तो वो फसल क्या करते, वो दवाई क्या करती थी कि हमारे जो फसली प्लांट होते थे उनमें अमीनो अम्लों का संश्लेषण करने वाले जीन को वो नष्ट कर देता था। कौन? शाकनाशी दवाई। अच्छा, अमीनो अम्ल मैं आपको बता दूं, अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन, और यदि प्लांटों में प्रोटीन नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, और यदि फसल ने ग्रोथ नहीं की तो आपकी फसल की पैदावार नष्ट। क्लियर? अब फसल की जो ग्रोथ है वो डिपेंड होती है अमीनो अम्ल पर, क्योंकि प्रोटीन ही शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब जो आप शाकनाशी दवाई दे रहे हैं, जो आप अपने लाभ के लिए देना चाह रहे थे, लेकिन उसने क्या साइड इफेक्ट कर दिया कि आपकी जो फसल थी उनमें अमीनो अम्ल बनाने वाले जीन को उसने नष्ट कर दिया। क्लियर? खरपतवार तो मार दी, लेकिन उसने एक साइड इफेक्ट और कर दिया कि हमारे अमीनो अम्ल बनाने वाले जो जीन थे प्लांट के अंदर, उसको नष्ट कर दिया। तो भाई अब प्लांट की मृत्यु भी स्वाभाविक है, या वो छोटा रह जाएगा, मतलब फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आई, है ना। तो ये तो शाकनाशी का एक साइड इफेक्ट था पहले। अब वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, यार हम जो ये दवाई दे रहे हैं ये तो हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो रही है ना, तो इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढिए। तब उन्होंने क्या देखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया कि भाई एक ग्लाइफोसेट नाम की शाकनाशी दवाई है, ये शाकनाशी दवाई है ग्लाइफोसेट। क्लियर? जब हम इस दवाई को अपने खेतों में देते हैं तो ये क्या करता है कि पौधों में एक एंजाइम होता है EPS-PS, इसका पूरा नाम आप PDF में देख लेना, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। समझ में आ रही बात? और बाकी आप उसको याद भी नहीं करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से समझो, प्लांटों में एक एंजाइम है EPS-PS। ये एंजाइम क्या करता था, उस प्लांट में अमीनो अम्लों का संश्लेषण करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है, एक एंजाइम, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। काम क्या था इसका? अमीनो अम्ल का संश्लेषण करना, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो। क्लियर? लेकिन जब हम ग्लाइफोसेट नाम की दवाई इस फसल में देते हैं तो वो दवाई क्या करती थी, इस एंजाइम को ही नष्ट कर देती थी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये एंजाइम आपके लिए लाभदायी है? भाई बिल्कुल लाभदायी है, क्योंकि ये तो अमीनो अम्ल का संश्लेषण कर रहा है। लेकिन आपकी दवाई ने क्या किया, इसी एंजाइम को नष्ट कर दिया। तो आप मुझे बताइए, आपकी फसल प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट तो इसको प्रभावित करने के लिए है। अब दूसरे पॉइंट में इसका इलाज है। अब हमने इलाज करने की इसकी सोची, तो एक बात जरा ध्यान से देखो, वैज्ञानिकों ने खूब सोचा विचारा,
लेकिन उन्हें ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला कि ग्लाइफोसेट इसको कम नहीं कर पाए, मतलब नहीं मार पाए। मारती है, जरूर मारती है, लेकिन उन्होंने इसका एक हल कैसे निकाला कि भाई देखो, ये जो ग्लाइफोसेट है उसका मारना तो हम बंद नहीं कर सकते कि ये ईपीएस को नष्ट ही नहीं करे, ये तो करेगी, है ना। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, एक ऐसे जीन का ट्रांसफर हम अपनी इस फसल में कर दें जो इस एंजाइम को बनाता हो। अरे भाई एंजाइम क्या है? प्रोटीन, और हर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? जीन करता है। समझ में आ गई बात? तो कोई ऐसा भी जीन होगा जो प्लांट में इस एंजाइम को बना रहा होगा। ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में आ गई। तो वैज्ञानिकों ने बस यही चीज को सोचा कि आप केवल ऐसा कीजिए, एक ऐसा जीन लाइए जो इस एंजाइम को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दे उस प्लांट के अंदर। ठीक है, अब ग्लाइफोसेट दो, जितना भी ग्लाइफोसेट इसको मारना चाहे तब भी इसकी मात्रा बिल्कुल खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके प्लांट में ऐसा जीन है जो इसको लगातार बनाता जाता है। ग्लाइफोसेट दवाई दी, वो तो इसको नष्ट करेगी, लेकिन यार कितना नष्ट करेगी? हमने तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा जीन डाल दिया जो इसको लगातार बनाता जा रहा है। तो बस अब हमारी फसल पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसी फसल को हमने क्या नाम दे दिया? शाकनाशी प्रतिरोधी फसल। कौन सी फसल? शाकनाशी प्रतिरोधी फसल। तो समझ में आ गई आपको बात कि हम शाकनाशी प्रतिरोधी फसल कैसे बना रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो क्लियर समझूं मैं आपको इस टॉपिक को। दूसरी उपलब्धि को, शाकनाशी प्रतिरोधकता, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? आपको याद रखना है कि जो शाकनाशी होते हैं वो प्लांटों में, जो हमारे फसली पादप हैं, उनमें अमीनो अम्ल के दमन कर उन्हें मारते हैं। जैसे ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी ईपीएसपी एंजाइम को नष्ट कर अमीनो अम्ल के संश्लेषण को रोकती है। तो हमने क्या किया? हमने उस जीन का ट्रांसफर इन प्लांटों में किया जो ईपीएसपीएस की क्रियाशीलता बढ़ा दे केवल। ठीक है, अब जो पौधे हमें मिले उन्हें हम शाकनाशी प्रतिरोधी बोलेंगे। बस इतनी सी बात है। तो ऐसे हमने शाकनाशी प्रतिरोधी भी तैयार कर लिए। अब जो ये शाकनाशी प्रतिरोधी फसल है, क्या आप इसे जीएम प्लांट नहीं बोल सकते? क्या आप इसे ट्रांसजेनिक पादप नहीं बोल सकते? श्योर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने शाकनाशी प्रतिरोधी फसल तैयार की। ठीक है भाई, चलिए, तो दो उपलब्धि आपको क्लियर समझ में आ गई। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। थर्ड, तीसरी है नरबंध्यता उत्पन्न करना। नरबंध्यता उत्पन्न करना, तो पहले थ्योरी फिर समझेंगे। पादपों में संकरण कराने के लिए नरबंध्य पौधे अति आवश्यक हैं, क्योंकि हम विपुंसन जैसी विधि से बच सकते हैं। मैं समझाने के लिए थ्योरी को यहां सेट कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, है ना। वैसिलस एमाइलो लिक्वेफेसिएंस जीवाणु से प्राप्त बार्नेज जीन को एग्रोबैक्टीरियम
की सहायता से तोरिया, जिसको रेपसीड बोलते हैं, तोरिया में प्रवेश करा। नरबंधे पादप तैयार किए जाते हैं। नोट, बार्नेज जीन कैपिटल आरएनए को नष्ट कर देता है, जिससे परागकण परिपक्व नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी तीसरी उपलब्धि है, जिसे हम बोलते हैं नरबंध्यता उत्पन्न करना। जरा ध्यान से आप मेरी बात को समझो, पहले इसका कंसेप्ट समझा करो। देखिए, मान लीजिए आपको किसी भी प्लांट में संकरण कराना है। संकरण में आपको बता चुका हूं कि आपको एक ऐसी किस्म विकसित करनी है जो संकर किस्म है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेंडल ने भी कौन सी तकनीक अपनाई थी? संकरण तकनीक। संकरण तकनीक का मतलब होता है कि आप एक जाति के पौधे, या मैं कहूं एक अच्छे लक्षणों वाले पौधे या बुरे लक्षणों वाले पौधे पर कोई अच्छे लक्षणों वाले प्लांट के परागकण डाल दें, है ना, तो जो प्लांट बनेगा संकर प्रकार का बनेगा, है। या जैसे मेंडल ने लंबे और बौने पौधे बनाए थे, ये सारे संकर प्लांट थे। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि भाई, जब भी हम संकरण कराते हैं तो हम इच्छित परागकण ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर डालते हैं ना, डालते नहीं डालते हैं ना। और आपको यदि याद हो तो संकरण कराने से पहले हम क्या करते थे कि एक विपुंसन विधि अपनाते थे। और विपुंसन विधि में क्या था कि उस पुष्प को परिपक्व होने से पहले ही उसके परागकणों को हटा देना, मतलब परागकोश को। तो उस विधि में क्या है, में समय धन मतलब मेहनत ज़्यादा लगती थी, है ना। अब हमने सोचा कि यार यदि हमें डायरेक्ट ही एक ऐसे फूल मिल जाएं जो नरबंधे हों, ओवेलिंगी पुष्प हैं लेकिन उनमें नर पार्ट इनएक्टिव रूप में ही रहे, इनफर्टाइल ही रहे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है संकरण विधि के लिए कि भाई एक डायरेक्ट ही हमें ऐसा फूल मिल रहा है जिसमें केवल मादा पार्ट है और नर पार्ट है तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो उसे आप नरबंधे प्लांट या नरबंधे पुष्प बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, और उसमें आप अपने इच्छित परागकण आराम से डालकर संकर पौधे तैयार कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि एक बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसेंस नाम का जीवाणु है और इस जीवाणु से एक जीन हमें प्राप्त होता है जिसे बार्नेज जीन कहते हैं। याद रखना आप इस चीज को, ये तो था जीवाणु और इस जीवाणु से एक जीन था बार्नेज जीन। ये जीन क्या करता था कि जो परागकोश में टैपिटम परत होती थी और वहाँ जो टैपिटल आरएनए है जो टैपिटम का निर्माण कराएगा, ये उस टैपिटल आरएनए को मार देता है। कौन? बार्नेज जीन। और यदि टैपिटम नष्ट हो गई तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि यदि परागकणों के विकास से पहले टैपिटम को नष्ट कर दिया जाए तो हमारे परागकण बंध्य और अविकसित रह जाते हैं। मैंने पॉइंट बताया था आपको, याद हो तो ठीक है, क्योंकि टैपिटम ही तो उसको पोषण देती है भाई परागकण को। तो जब आप टैपिटम को नष्ट कर देंगे तो इसको पोषण नहीं मिलेगा, तो आपके परागकण निष्क्रिय रहेंगे, तो आप उसको नरबंधे पौधा ही तो बोलेंगे यार। सिंपल सी बात है ना। तो बस आपके पास हथियार तैयार है, बार्नेज जीन को निकालिए, डालिए एग्रोबैक्टीरियम में और प्रवेश करा दीजिए किसी भी प्लांट में जिसके आपको नरबंधे पौधे चाहिए।
जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है तोरिया का, जिसको हम सामान्य भाषा में राई बोलते हैं। राई आपने देखा होगा सरसों जैसा, है ना। तो उसमें इसका ट्रांसफर किया गया था और ट्रांसजेनिक पादप बनाया गया था। क्लियर बात, ठीक है। तो हम बताइए ट्रांसजेनिक पादपों की ये भी उपलब्धि है कि हम नर बंदे पौधे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जीवाणु का नाम, कौन सा जीन है वो आप जरूर याद रखना। तो सिंपल सी बात है ना इसकी भी, कि बार्नेज जीन के द्वारा हम नर बंदे पौधे तैयार कर सकते हैं। चौथी उपलब्धि है फलों में विलंबित परिपक्वन। फलों में विलंबित परिपक्वन, ठीक है। तो देखो अमेरिका में विकसित टमाटर की एक किस्म फ्लेवर सावर जीएम है, जो सामान्य टमाटर की अपेक्षा लंबे समय तक सुस्वादिष्ट बने रहते हैं। इस प्लांट में कोशिका भित्ति को अपघटित करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टुरोनेज की मात्रा को, या मैं कहूँ इस प्लांट को, पॉली की मात्रा को कम करने वाले जीन का स्थानांतरण कर बनाया है। देखो बहुत ही सिंपल सी एक बात है कि हम ट्रांसजेनिक पादपों की सहायता से हमने ऐसे भी प्लांट बना लिए हैं जिनके फल बहुत ही देरी से पकते हैं। अच्छा, ये देरी से पकना हमारे लिए क्यों, कहाँ लाभदायी हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टमाटर जो होते हैं, आपने देखा होगा सामान्य जो टमाटर है वो पकने के 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद ही नष्ट हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं ना। क्लियर है। अच्छा, तो जो टमाटर होते हैं वो नष्ट कैसे होते हैं, पहले उसका कंसेप्ट समझो। टमाटरों की जो कोशिका भित्ति होती है, ऊपर जो है मतलब कोशिका भित्ति, तो उसको अपघटित करता है एक एंजाइम जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। एक एंजाइम का नाम आप याद रखो, पॉलीगैलेक्टुरोनेज नाम का एक एंजाइम, रसायन, हार्मोन है, जो भी है, ये ऐसा पदार्थ है जो टमाटर की कोशिका भित्ति को अपघटित करता है ना। तो यदि इसकी मात्रा ज़्यादा है तो इसको उतना ही ज़्यादा अपघटित कर उस टमाटर को नष्ट कर देगा, है ना। तो अब हमने क्या सोचा, यार कैसे भी इस एंजाइम को कम करने वाला जीन, मेरी बात समझो आपको एक विलंबित परिपक्वन वाला टमाटर चाहिए, ऐसा टमाटर जो लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहे और अपघटित नहीं हो। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम उस जीन का ट्रांसफर यदि अपने प्लांट में करें, जो जीन इस एंजाइम की मात्रा को कम करे, ना कि ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो ये कोशिका भित्ति को अपघटित करेगा, जिससे आपका टमाटर जल्दी खत्म होगा। लेकिन ऐसा जीन जो इसको नष्ट करने का काम करे, क्लियर, बिल्कुल नष्ट नहीं, यदि बिल्कुल नष्ट हो गया तो पकेगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा, है ना। और यदि इसकी बहुत कम मात्रा रही
तो जो कोशिका भित्ति है उसको अपघटित होने में लंबा समय लगेगा। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो बस इसी प्रकार हम एक अमेरिका में टमाटर की किस्म विकसित की गई जिसका नाम है फ्लेवर सावर। ये ऐसी विकसित है जो टमाटर महीनों तक खराब नहीं होते हैं। महीनों तक यदि आप इन टमाटरों को बाहर रखें ना तो ये खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनमें पॉलीगैलेक्टोरोनीज जो एंजाइम है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जिससे इनकी कोशिका भित्ति अपघटित नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार हम विलंबित परिपक्वन वाले फल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि आप कैसे विलंबित फलों वाले पौधों का निर्माण करेंगे। केवल कोशिका भित्ति को अपघटित करने वाले जो एंजाइम हैं उनकी मात्रा को कम करने वाले जीन आप डाल दीजिए, आपके जो फल हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी भाई एक उपलब्धि है। अब लास्ट जो उपलब्धि है हमारी वो क्या है? पांचवी उपलब्धि है पराजीनी पादप जैव किण्वक। पराजीनी पादप जैव किण्वक, तो देखिए जीएम पौधे जैव किण्वकों की तरह काम में लिए जाते हैं। इन जैव किण्वक पादपों से रसायन प्राप्त होते हैं, अतः जैव प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र को आणविक कृषि मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, गोल्डन राइस, सुपर पोटैटो, औषधियां आदि। देखिए भाई, ये जो पराजीनी पादप जैव किण्वक है, मैं इसका सीधा सा मतलब आपको बता देता हूं। मतलब हम ट्रांसजेनिक पादपों में ऐसे भी पादप तैयार कर सकते हैं जिनसे हम अपने कुछ रसायन प्राप्त करें। मेरी एक सीधी सी बात आप समझो, क्या हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के रसायन प्राप्त कराएं, या मैं कहूं विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये प्राप्त कराएं हमें देखो आजकल क्या है कि एक बात बताओ कि हमें कोई ऐसा भोजन मिल जाए जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन ज़्यादा हो, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है कि नहीं, है ना। और विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये एक प्रकार के रसायन भी तो होते हैं, है ना, अणु भी तो होते हैं ना। ठीक है, तो वो यही कहना चाहता है कि जो जीएम प्लांट हैं उन्हें हम जैव किण्वकों की तरह भी काम में लेते हैं, है ना। तो इन जैव किण्वक पादपों से हमें रसायन प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को आणविक कृषि या मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसको आप याद रखना, ये लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आया था छोटा सा 1 नंबर का कि आणविक कृषि किसे कहते हैं, तो हो सकता है इसको बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि आणविक कृषि क्या है। सिंपल सा आपको बताना है कि जैव किण्वक पादपों से हम रसायन प्राप्त करते हैं, अतः बायोटेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र को हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग
या आणविक कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि हमने गोल्डन राइस नाम का एक जीएम प्लांट बनाया। बात को समझो, एक हमने धान की किस्म विकसित की, जिस धान की किस्म को मैं नाम दे रहा हूं गोल्डन राइस, है ना। अब इस गोल्डन राइस में क्या किया गया कि विटामिन ए बनाने वाला जो जीन था, विटामिन ए बनाने वाला जो जीन था वो इस धान में ट्रांसफर किया गया। तो अब जो ये फसल बनी धान की, उससे हम ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार का रसायन है ना। तो बस इसी को हम बोल देते हैं आणविक कृषि। सुपर पोटैटो, इसमें प्रोटीन बनाने वाले रामदाने प्रोटीन को डाला गया था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ जिनसे हम जीवाणु वगैरह के संक्रमण से बच सकें, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के हमने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं जो एक प्रकार से बायोरिएक्टर या जैव किण्वक की तरह होते हैं, ठीक है। तो भाई ये 5 हमारी उपलब्धि हैं इस टॉपिक के अंदर। कितनी उपलब्धि? 5। समझ में आ गई मेरी बात? तो आज आपको ये पूरी उपलब्धि है बिल्कुल समझ में आ गई ढंग से, है ना। बहुत सिंपल है। इसके अलावा इसमें एक लास्ट अलग से टॉपिक है रूपांतरित पुष्प रंग युक्त पौधे, है ना। तो एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। एक नीदरलैंड देश है, नीदरलैंड, है ना। तो वहां पे क्या है, जो पेटूनिया के पौधे होते हैं जिनमें पुष्प वाले पौधे होते हैं ना, पुष्प वाले, तो उनका रंग है वो केसरिया नहीं था। मतलब केसरिया पुष्प उनमें नहीं लगते थे और वो बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन आज वर्तमान में क्या किया नीदरलैंड में कि मक्का से केसरिया रंग वाला जीन लिया और उस पुष्पी पादप में डाला। तो अब जो इसमें पुष्प लगते हैं वो केसरिया रंग के भी लगते हैं। कहने का मतलब है आप बायोटेक्नोलॉजी से कैसे भी प्लांट में किसी भी प्रकार के पुष्प फल तैयार करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? और जो मैंने आपको एक बात और बताई थी संवर्धन वाले में, ये आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया भाई बिल्कुल। 16वां जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट है, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट है वो कंप्लीट है। अब आपकी बॉटनी में एक यूनिट रह गई है जिसमें हम 18, 19, 20 इन 3 चैप्टरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 17वां जो चैप्टर है वो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था एक पौधा पोमेटो, या जिसको मैं टोपेटो बोल के चलता हूं, बताया था मैंने पोमेटो। क्या बताया था कि ऐसा प्लांट जिसमें नीचे तो लगते हैं आलू और ऊपर लगते हैं टमाटर, बिल्कुल बताया था। तो ऐसा पौधा हम किससे बना सकते हैं? ऊतक संवर्धन विधि से। कौन सी विधि से? ऊतक संवर्धन विधि से। और ये जो पौधा है ना, एक प्रकार का हाइब्रिड पौधा है, मतलब संकर पौधा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको हाइब्रिड पौधे तैयार करने हैं तो आप जीव द्रव्यक का संवर्धन करेंगे, प्रोटोप्लास्ट का। तो हम क्या करते हैं पता है? एक टमाटर का प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, आलू का प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, दोनों को जब संवर्धित कराते हैं ना आपस में जॉइंट हो जाते हैं। अब जो पौधा बनेगा उसमें दोनों ही लक्षण होंगे और स्वभाव के अनुसार इनमें फल लगेंगे, ठीक है। तो हम ऊतक संवर्धन विधि से इस प्रकार के पौधे भी तैयार करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको पता चल गया होगा कि कितनी लाभदायी है हमारे लिए ये विधि, है कि नहीं, है ना। तो कितने सारे लाभ जो आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी से ले रहे हैं, है ना भाई। तो बहुत ज़्यादा काम की बात है ये। तो ये हमारी ये यूनिट कंप्लीट हुई। हमारे 15 और 16 चैप्टर जो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे वो भी कंप्लीट है, ठीक है।
अब कल से देखते हैं, या तो 18 या 19 जो भी है मैं आपको बता दूंगा, कल ही पता चलेगा। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, बाकी बातें जो करेंगे वो कल ही करेंगे, ठीक है।